नमस्कार, संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। वहीं मायावती ने आरएसएस के सहारे बीजेपी पर भी निशाना साधा। मायावती ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही हैं। मायावती ने मतदाताओं और बीएसपी के कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि चुनाव से ठीक पहले विरोधी पार्टियां तमाम तरह के प्रलोभन देंगी, लेकिन आपको बहकावे में नहीं आना है। मायावती ने प्रयागराज के केपी ग्राउंड में बने मंच पर सवा 2 बजे चढ़ी। जनता के अभिवादन स्वीकार करने के बाद 5 मिनट बाद मायावती ने बोलना शुरू किया तो लगातार कांग्रेस पर हमलावर रही। करीब 10 मिनट तक मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मायावती ने कहा, इतने सालों तक कांग्रेस सत्ता में रही, दलितों और पिछड़ों के लिए क्या किया? अगर कुछ किया होता तो आज स्थिति कुछ और ही होती। मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधने के बाद समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई। एक के बाद एक कई आरोप लगने के बाद मायावती ने सपा को गुंडे की पार्टी तक करार दे दिया। आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए मायावती ने कहा कि दलित वर्ग के तमाम आरक्षण को सपा ने खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने विदेश में जाकर दलित बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप योजना को भी खत्म कर दिया। इसके साथ ही मायावती ने कहा, आपके पड़ोसी जिले भदोही के संत रविदास नगर भी परिवर्तित कर दिया गया। मायावती ने सपा पर करीब 5 मिनट तक हमला बोला। मायावती ने आखिरी में चलते चलते बीएसपी कार्यकर्ता और समर्थकों से अपील करते हुए कहा कि आप बीएसपी को 2007 की तरह मजबूती से सत्ता में लाने का काम करें। बहुजन समाजवादी पार्टी ने हमेशा आपके लिए काम किया है और आगे भी करती रहेगी। इसके साथ ही मायावती ने कहा है, यदि बीएसपी सत्ता में लौटती है तो फर्जी तरीके से दर्ज किए गए मुकदमे को जांच के बाद वापस किया जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि तमाम पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं। वो घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं करती, बल्कि सीधे काम करने में विश्वास करती हैं। मायावती ने कहा, बीएसपी की सरकार बनी तो तमाम विवादित नियमों को वो हटाने का काम करेंगी। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि दलित और पिछड़ों की तमाम मांगों के लिए एक आयोग का गठन करेंगे और पुरानी पेंशन योजना को भी बहाल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रयागराज शहर के मीरापुर में आज जनसभा करते हुए कहा है कि लक्ष्मी साइकिल पर नहीं बल्कि कमल पर आती है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राम का अस्तित्व न मानने वाले आज कोर्ट पर जनेऊ पहनकर टहल रहे हैं। स्मृति ने कहा कि याद रखें, यही वो सपा है जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संबोधन में सपा को घेरते हुए कहा कि इसी दल के एक नेता ने जनगण मन कहने की बात छोड़िए, खड़े होने से भी मना कर दिया था। दूसरी तरफ भाजपा ही नहीं, देश का प्रत्येक नागरिक अपनी जन्मभूमि को नमन करता है। हमारे पास ऐसे राष्ट्र सेवक हैं जो पूरे देश का मस्तक गर्व से ऊपर उठाने में लगे हैं। करना चाहते हुए भी एक बार इतिहास के पन्ने पलटकर अगर हम देखें तो समझेंगे कि इस पुण्य भूमि पर सपा के राज में नागरिकों ने वो मंजर भी देखा जब भारत को भाग्य विधाता और जननी मानने से सपा के एक नेता ने इनकार कर दिया और अपने एक स्कूल में जन गण मन गाने से इनकार कर दिया। इसलिए आज जब भारत माँ का जयकारा निस्वार्थ मन से सर उठाकर कोई भी नागरिक करता है तो इस बात का गौरव हम जैसे कार्यकर्ताओं को प्राप्त होता है कि एक निडर समाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते अपनी जन्मभूमि को, अपनी जननी को हर रोज प्रणाम करता है, इस विश्वास के साथ कि मां भारती का संरक्षण करने जनता जनार्दन ने देश के इतिहास में पहली बार एक प्रधान सेवक को चुना और आज उस प्रधान सेवक के आह्वान पर जनता से मैं कहने आई हूं कि आप 27 तारीख को पोलिंग बूथ पर आओ, कमल का बटन दबाओ, मां भारती को जिताओ।
भाजपा के फायरब्रांड नेता संगीत सोम ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। प्रयागराज में एक जनसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव की रैली में जो भीड़ आ रही है, लेकिन ये आम आदमी की भीड़ नहीं है, ये लाल टोपी की भीड़ नहीं, बल्कि ये उनकी भीड़ है जिनके सर पे लाल टोपी है लेकिन जेब में गोल टोपी। 10 तारीख के बाद ये अपनी लाल टोपी उतार कर अपनी गोल टोपी में आ जाएंगे। शहर पश्चिमी के भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थ नाथ सिंह के समर्थन में वोट मांगने आए संगीत सोम ने ये भी कहा है कि अखिलेश यादव कहते हैं कि वो मथुरा में जल्द मंदिर बनाएंगे। उनका कहना है कि अगर उनको मंदिर से इतना ही लगाव है तो उस मंदिर पर कृष्ण जी का मंदिर बनवा दें जिसे तोड़कर मथुरा में मस्जिद बना दी गई। संगीत सोम ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि अखिलेश यादव कहते हैं हमको ठोको सरकार हैं। इस बात को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, हम ठोको सरकार हैं और अभी हमने 75% गुंडों को ठोका है। सरकार ऐसे बनती है तो हम बचे हुए 25% गुंडों को भी ठोकेंगे। ये गुंडे अगर उनके अपने हैं तो उनको हम तो ठोकेंगे ही। उनका कहना है कि माफियाओं की अभी जो बस ज़मीन बची है उस पर भी बुलडोज़र चलेगा, सरकार बनने दीजिए। अपनी बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह का कमल का बटन दबाएंगे तो आप अतीक अहमद जैसे गुंडे का गला दबाएंगे। दंगाइयों ने किस तरीके से जाकर सरेंडर किया। अरे हमारे यहाँ हमारी जगह होती है दोस्तों, आपने टीवी के माध्यम से देखा होगा, टीवी पे आपको बताया होगा कि लोग पलायन करते थे, हजारों लोग पलायन कर रहे थे। जब सपा की सरकार थी और लोग पलायन कर रहे थे तो मैंने 1 लाख लोगों को लेकर वहाँ मार्च, पैदल मार्च करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं, किसी भी कीमत पर पलायन नहीं करने देंगे। लेकिन गुंडागर्दी की हालत ये हो जाते थे, पुलिस के हथियार छीन कर ले जाते थे, पुलिस को पीट कर बंद कर जाते थे, चौकी में ताला डाल जाते थे। फर्क केवल इतना है कि अखिलेश यादव के टाइम में चौकी में ताले डाले जाते थे और भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जो लोग ताला डालते थे वो गले में तख्ती डालकर थाने में पहुंचते कि हमें गिरफ्तार कर लीजिए। क्योंकि वो जानते हैं दोस्तों, वो जानते हैं कि अपराधी की उत्तर प्रदेश में 2 ही जगह है, यह तो अल्लाह मियां के पास, नहीं तो जेल के अंदर। वो जानते हैं कि किस तरीके का काम होगा। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके से गुंडागर्दी पे काम कर लिया, उन गुंडों का इलाज करने का काम किया। आप भी जानते हैं दोस्तों गुंडों की हालत क्या हुई। एक दिन यादव ने ये कहा है कि चौथा चरण आने तक वो 200 सीट पार कर लेंगे और 7वें चरण तक भाजपा के बूथ पे भूत नाचेंगे। बिल्कुल सही कहा है। चौथा चरण आते आते वे 200 सीट पार कर लेंगे, लेकिन हारने में, जीतने में नहीं। वो 200 सीट हारेंगे चौथे चरण तक, आप चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा 300+ सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं बूथों पे भूत नाचेंगे भाजपा के। हाँ, उनके वो ऐसा है ना, वो कह रहे हैं कि भूत नाचेंगे। वो ये कहना भूल गए, हर बूथ पे कमल का फूल नाचेगा। सर एक मेरा भी सवाल है। एक तस्वीर वायरल हो रही है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ समाजवादी की प्रत्याशी है ऋचा सिंह। तो ये कौन नई चीज़ है? ये तो समाजवादी पार्टी के ब्लड में है, उनके कल्चर में है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ। और अफजल तेरे कातिल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल, ये तो सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये लोग, उनका यही चरित्र है। उनकी प्रत्याशी जिस तरीके की, जिस मानसिकता की, आपको भी पता है, वो लोग इसी मानसिकता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके पीछे प्रत्याशी वो हैं, उनके पीछे अतीक अहमद है, आप भी जानते हैं। अच्छा, ये 12 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, आपने बाहुबली वाली सीट से प्रचार शुरुआत की, ऐसा क्यों? हम तो बाहुबली के खिलाफ हर पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार करते हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में हमने अभी जैसा बताया कि 75% बाहुबलियों का खात्मा कर दिया, 25 बचे अब के उनका भी कर देंगे। जो जमीनें कब्जाई गई थी सब खाली होंगी, जो बची हैं वो भी खाली हो जाएंगी। और चिंता मत करिए, अखिलेश यादव जी, जैसे मैंने अभी भाषण में भी कहा, वो कहते हैं कि ये ठोको सरकार है। हम खुद कह रहे हैं हम ठोको सरकार है। 75% गुंडे ठोके, 25 बचे, उन्हें आप क्या ठोकेंगे? इसमें कहाँ की दिक्कत है भाई? अखिलेश यादव जी उनका समर्थन करते हैं तो आके करें ना। उनका कल्चर यही है, उनका खून में ये है कि वो गुंडों का साथ देंगे। बटन दबाने का आपने कहा कि कमल का बटन दबाएंगे तो बिल्कुल, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग कमल का बटन दबाएंगे तो समझिए अतीक जैसे गुंडों का गला दबाएंगे, ये महसूस होगा, आप देख लेना। शहर पश्चिमी के कांग्रेस के प्रत्याशी तस्लीमुद्दीन ने एक विशाल रोड शो आयोजित किया, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। शाहगंज स्थित केंद्रीय कार्यालय से जब रैली निकली तो लोगों ने उनका अभिवादन किया।
तस्लीमुद्दीन का कहना है कि उनको सभी वर्गों का समर्थन मिला है और इस बार शहर पश्चिमी में कांग्रेस का परचम लहराएगा, क्योंकि अभी तक शहर पश्चिमी का विकास नहीं हो पाया है। पिछली सरकार के विधायक ने शहर पश्चिमी की जनता से छल किया। ये विशाल रैली शाहगंज नुरुल्ला रोड करेली स्थित पूरी पश्चिमी की जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की है। यूपी समेत अन्य राज्यों में 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं। संगम न्यूज भी लगातार चुनाव को लेकर लोगों के नब्ज टटोलने की जुग्गत में लगा है। इसी कड़ी में आज गृहिणी महिलाओं के बीच जाकर उनकी राय को जाना कि 2022 के चुनावों में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर ये महिलाएं वोट करेंगी। मेरा वोट तो शिक्षा के क्षेत्र में होगा, क्योंकि जब सरकार ने ये वादा किया है कि उन्होंने पुरानी पेंशन को लागू करने की बात कही है, तो हम लोग के लिए जो है पुरानी पेंशन, अब सब लोग जानते हैं कि नौकरी पेशा के लिए पेंशन कितनी अहम बात होती है जब वो रिटायर होता है। तो उन्होंने कहा है कि करेंगे और अच्छी बात है हम लोग के लिए। वही बाद में जब ख़त्म हो जाती है नौकरी तो उसका बेस रहता है, उससे हमारा घर परिवार चलता है। और दूसरी बात है, महंगाई बहुत है, पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। तो मेरा ये दो ही मुद्दा है, एक महंगाई और एक शिक्षा के प्रति। तो है विकास के प्रति, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति और एजुकेशन के प्रति। मैं चाहती हूँ जो भी सरकार आए वो अगर शिक्षा पे विशेष ध्यान दे, रोज़गार पे ध्यान दे, बेरोज़गारी को कम करे। मेरा वोट उसको है। विकास के ही ऊपर होगा और धर्म तो अपनी जगह है, और लेकिन मेरे लिए विकास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विकास होगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमें अपनी सुरक्षा भी चाहिए, और इसलिए हम विकास पे ज़्यादा ध्यान देंगे और वोट करेंगे जो विकास हमारे बढ़ाएगा। महंगाई तो हम चाहेंगे कि कम हो, क्योंकि आज का समय देखकर इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, लोगों की गृहस्थी सही नहीं चल पा रही है, तो महंगाई जितना कम अच्छा रहेगा उसे। मैं तो सबसे पहले शिक्षा तो है ही है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि भारत में अशिक्षित ज़्यादा से ज़्यादा है लेवल में, खासकर महिलाएं नहीं आई हैं, महिलाओं को लाना है। दूसरा है कि महंगाई जो एकदम चरम पार कर चुकी है, तेल है, दालें हैं, जब यही सब अगर नहीं खाने को नहीं रहेगा तो इंसान जिएगा क्या? पहले इसे कम तो किया जाए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।